भाई समझना है तुझे, शुरू कर रहा हूँ। जो नेचुरल सोर्स ऑफ ओपियम है वो पेपेवर, सोमनिफेरम और पोपीसीड है, ठीक है। तो उधर से आता है, उसकी जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे अलग तरीके से होता है। नेचुरल है कुछ, सेमी सिंथेटिक है कुछ, सिंथेटिक है। ये आते आते मैं डिस्कस करता हूँ। मेन ओपियोइड मॉर्फिन ही है जो पेपेवर सोमनिफेरम से ऑब्टेन किया जाता है। 3 टाइप के उसके रिसेप्टर हैं। 3 रिसेप्टर दैट आर म्यू रिसेप्टर, कप्पा रिसेप्टर और ये जो डेल्टा रिसेप्टर है। म्यू रिसेप्टर इज इन्वॉल्व इन यूफोरिया, ठीक है। डिस्फोरिया में कौन से जो है कप्पा रिसेप्टर, और डेल्टा रिसेप्टर इज इन एनाल्जेशिया, इन केफेलिन, ठीक है। एंड एंडोजिनस ओपियोइड को बोले तो नाम बताओ, व्हाट आर द एंडोजिनस ओपियोइड? सो वी हैव टू टेल कि भाई एंडोर्फिन, डिस नॉट डायनोर्फिन, एंडोर्फिन, डायनोर्फिन और एनकेफेलिन, ठीक है। मेन यूज ऑफ ओपियोइड हो रहेगा आता है एनाल्जेशिया बल्ले से આપણે यूज करेंगे। कोई भी इंजरी थी कि सर्जरी थी कि कैंसर है, टर्मिनल पेन अविरो कैंसर नो साइट ऑफ एनाल्जेशिया हो रहेगा। डॉर्सली सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा असल लगन तो मारे सब एनाटॉमी बनी है कि नहीं आ वो टाइम अविरो कि नहीं अविरो तो एनाटॉमी वासिली दिन दन सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा भी गम है, अबंडेंट विद ओपियोइड रिसेप्टर है। बिल्कुल बहुत अच्छा है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओपियोइड एक्ट विया GI channels, nociceptor neurotransmitter when released from the nerve ending is responsible for giving the sensation of pain. Opioid act by inhibiting the presynaptic calcium channel को ब्लॉक करके जो है वो एक्ट करता है, ओपन करता है पोटेशियम चैनल को पोस्ट साइनेप्टिकली, ठीक है। तो वहीं આપણે कैल्शियम चैनल ब्लॉक करिए तो हमारे कोई रिलीज नहीं थाएगा, ठीक है। पेन में जो भी આપણે पाथवे इन्वॉल्व है, ठीक है। नोसिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर ही के એની बात कर रहा हूँ। तो ये नोसिसेप्शन थाएगा नहीं नहीं भाई, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं। प्री साइनेप्टिक में कैल्शियम वाला ब्लॉक करिए तो रिलीज नहीं जाएगा। पोस्ट साइनेप्टिक में पोटेशियम वाला ओपन करिए तो हाइपरपोलराइजेशन है, तो अगर छू भी पीले ऊपर रिलीज तो अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेटर्स नहीं जाएगा क्योंकि हाइपरपोलराइजेशन स्ट्रेट है रिफ्रैक्टरी पीरियड में। इफेक्ट ऑफ ओपियोइड एंड डिफरेंट देख सकते हैं। CNS मत इफेक्ट हुए भाई, एनाल्जेशिया, यूफोरिया, ठीक है, सिडेशन आ सब कॉज करे। आता આપણો બેસિક ઇફેક્ટ जो फिजिकल डिपेंडेंस भी कॉज करे भाई, कि भाई फिजिकली डिपेंडेंट हो जाएगा अपन दोनों। हम जरूर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस और फिजिकल डिपेंडेंस, ठीक है। अबे ही CNS में હવે આંખ GIT વધ્યું ને રેસ્પિરેશનનું લંગ્સ વધ્યું, ठीक है। तो आँख में भाई मायोसिस हमेशा भाई આપણે દેખવાનું આવા ફીચર્સ છે જનરલી। આ માયોસિસ એવું है कि भाई આપણને પોઈઝનિંગ સમજ में નથી આવી कि ઓપિયોઇડ પોઈઝનિંग हर पॉइजनिंग में लगभग माइड्रियासिस था, ठीक है, ठीक है। लेकिन आनी पॉइजनिंग में આપણને મળ્યું है कि भाई मायोसिस थाएगा लगभग ત્યાં ऑलमोस्ट। तो ये भी आम तेम बीजी पॉइजनिंग से आवा सिम्टम आली रही है आई में એટલે नो ओपियोइड रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन द iris muscle. It causes miosis only with systemic intake of opioid by taking on the Edinger-Westphal by acting on the Edinger-Westphal origin of oculomotor भाई कोई भी आइरिस में नहीं रहते रिसेप्टर एडिंगर-वेस्टफाल न्यूक्लियस की ब्रेन में प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन थाएगा ने जे रेस्पिरेटरी सेंटर નું ડિપ્રેશન થાય તો આમ કન્સ્ટ્રિક્શન। तो अब ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन थी એટલે कॉन्ट्राइंडिकेटेड किन में है? अरे बोल, ब्रोंकियल अस्थमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा, COPD में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। दूसरा अब तीसरा हार्ट मत सही ना, नो इफेक्ट एट थेरेप्यूटिक डोज एट हाई डोजेस ऑपियोइड और कार्डियोडिप्रेसेंट, ठीक है। जनरली कोई नहीं, लेकिन हार्ट ની स्पीड स्लो करेगा, हाइपोटेंशन कॉज करेगा। એટલા બલે બ્રેડિકાર્ડિયા એન્ડ હાઇપોટેન્શન में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि नहीं? बिल्कुल। अब GIT में तो कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा ने एक अजीमोतन बात कर रहा हूँ। अगर बिलियरी कॉलिक નું पेन है आए ગોલ બ્લેડર में तो आम में पासो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करे मसल નું आम એટલે कॉन्स्टिपेशन कॉज करे और रिलैक्सेशन कॉज करे निकारता नहीं। अगर एम है અને वही बिलियरी कोलिक નું पेन है तो पेन एलिवेट થઈ जाएगा। स्टोन है अगर रीनल कोलिक નું पेन है तो पेन एलिवेट થઈ जाएगा भाई। मतलब आनो फंक्शन तो वो है कि सिक्रीशन बता भी देगा नहीं, अरे पेन ने आम करेगा, सिक्रीशन भी कम कर देगा ना, कॉन्स्टिपेशन करेगा ना, स्फिंक्टर नी टोन बता भी देगा ना भाई। मारा मोटा है सिंपैथेटिक एक्टिविटी बता भी देगा। ऑल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन
बिल्कुल ब्लैडर यूरिन रिटेंशन થયું હોય તો બિનાઇન પ્રોસ્ટેટ હાઇપરપ્લેઝિયા में કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ है કે નહીં ભાઈ बिल्कुल रिटेंशन यूरिनનું સ્ફિન્ક્ટરનું કોન્સ્ટ્રિક્શન ઉપર વાળાનું સ્ફિન્ક્ટર કોન્સ્ટ્રિક્ટેડ है तो કાટો પડી जाएगा भाई કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન તો બિલિયરી કોલિક બોલ્યો બ્રોન્કેલસ્થમા બોલ્યો બ્રેડિકાર્ડિયા હાઇપરટેન્શન બોલ્યો બિનાઇન પ્રોસ્ટેટિક હાઇપરપ્લેઝિયા બોલ્યો હવે મોર્ફિનનું એટલું હાઈ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન है कि भाई એ આપણે પ્રેગ્નન્ટ લેડીઝને નહીં આપી શકે ભાઈ તો બેબીઝ માટે બી આ કોઝ કરેગા નહીં તો બેબી એટલા પાછળ નશેડી ભંગી બેબી પેદા થાયગા ભાઈ ઓપિયોઇડ વિથડ્રોવલ સિમ્ટમમાંથી બેબી પેદા થઈ શકે અગર એને મધરે લઈ લીધું ને એના ટાઈમ ઉપર તો કાંટો કામ બસું ઓપિયોઇડ નહીં રહી શકે હેડ ઇન્જરીની વાત કરા તો ઓપિયોઇડ વિલ લીડ ટુ રેસ્પિરેટરી સેન્ટર ડિપ્રેશન એન્ડ કોઝ હાઇપરકેપ્નિયા ઠીક है રેસ્પિરેટરી સેન્ટર ડિપ્રેશન છું CO2 વધ્યું એ હું છું વેસોડાઇલેશન ટાઈપ એક્શન છે એ થઈ કે ફ્લુઇડ લીક છું તો ઇન્ટ્રાક્રિનિયલ પ્રેશર હજી વધેગા ને આપણે ઓપિયોઇડ નહીં આવી શકે એટલા બદલે ભાઈ हेड इंजरी ठीक है बाकी सीडेशन सीजर सर को फीचर कोस करी सके क्या नहीं करी सके सीजर्स मेन यहाँ हमारी ये भी बात है बाकी हेड इंजरी में यार असेसमेंट में दिक्कत આવી શકે આપણે હેપેટિક ફેલિયર અને રિનલ ફેલિયર બે में આપણે કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ હશે મોર્ફિન કે ભાઈ કેમ કે લીવર થકી આનો મેટાબોલિઝમ है એક્સક્રીશન એક્ટિવ મેટાબોલાઇટ બની પાછી મોર્ફિન જો કમ એ બી ઇન થકી વધારે પોટેન્ટ બને M3G M6G આપણે જાણી રહ્યા હવે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમને બી આપણે નહીં આલમ અમારું મોર્ફિનનું કુછ હજી તને ફીચર બતાડો તો આ એન્ડ્રોજન સિન્થેસિસ બી કશું કમ કરાવે તારે ठीक है આવું કામ બી આપણે મોર્ફિન કરે લેબર ડીલે બી કરે शायद આવું બી કરે यूजेस ऑफ ओपियोइड की कैंसर रिलेटेड पेन फ्रैक्चर रिलेटेड पेन पोस्ट हिप सर्जरी नी सर्जरी है क्रश इंजरी होगी ठीक है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी गजब यूजफुल चीज़ है ओपियोइड बहुत यूजफुल चीज़ है उसका रीजन है कुछ ना कुछ है और पल्मोनरी एडिमा में क्या है कि भाई अपना जो है कार्डियक आउटपुट जो है कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है ना लेफ्ट वेंट्रिकुलर में पल्मोनरी एडिमा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में बात हो रही है तो डिक्रीज हो जाएगा वर्कलोड क्योंकि भाई प्री लोड को डिक्रीज कर देगा ये यस मीन्स का डायलेशन ये आपका लॉजिक की अभी अगर नहीं पेश रहा तो कोई दिक्कत नहीं प्री लोड को डिक्रीज करेगा उतनी बात है कार्डियक वर्कलोड को डिक्रीज कर देगा उतनी बात है वेसोडाइलेशन कराएगा उतनी बात है पल्मोनरी एडिमा में यूज़ करते हैं उतनी बात है ठीक है प्रॉब्लम्स विद ऑपियोइड पे डिपेंडेंस कॉज कर देगा भाई भंगी नशेड़ी बना देगा एकदम भाई अपने को टॉलरेंस हर तेरे आनू कि भाई आनू टॉलरेंस CNS वाली एक्टिविटीज़ हैं ये तो आनू टॉलरेंस बिल्कुल है रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेशन में टॉलरेंस है कॉन्स्टिपेशन में रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेशन में टॉलरेंस है एनाल्जेसिया में टॉलरेंस आनो है मतलब तो टॉलरेंस है लेकिन कॉन्स्टिपेशन में टॉलरेंस नहीं आनो अरे यार आप डोज बताना पड़ेगा तो कॉन्स्टिपेशन लेकिन क्या तो CIT है आई में आनो टॉलरेंस मायोसिस पे आनो टॉलरेंस रीजन नहीं आ बस याद करवा बोलियो बोलो CNS वालों क्योंकि भाई आई भी આપણે देखा तो एम तो CNS तक ही तैरू जे भी है एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस वालों लेकिन આપણે આ માયોસિસનું બી આપણે કન ટોલરેન્સ એટલે માયોસિસ સુધી વધી જાયગા મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ ડેથ ઓફ ઓપિયોઇડ પોઈઝનિંગ ઇઝ રેસ્પિરેટરી સેન્ટર ડિપ્રેશન પાછું એક મોતન વાત બતાડો આપણે કોડીન આલ્યો કે નહીં આ ટોન્સિલોક્ટોમીની સોરે કરાવી હતી તો આપણે કોડીન આલ્યો कि भाई कफ में ना दिक्कत में रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेशन में काम करेगा हम करिए अरे बाप मैं तो ये दिख्यो कि लेस देन 18 साल से बच्चे होता नहीं मारी अच्छे भाई रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ अपर डेथ એટલીસ્ટ તો એટલા બધા તો આપણે પેલો સલાહ લે હાથે રાખવાનું આલી અગર આપણને એવી લાગે કે સંભાવના है તો આપણે નેલોક્સોન આલ હાથે ताकि આપણને દિક્કત ન થાય બાકી જે વિથડ્રોલ સિમ્ટમ ડિપેન્ડન્ટ ફિઝિયોलॉजिकल क्रेविंग थाएगा फिजिकल डिपेंडेंस फिजिकल साइन विथड्रॉल साइन आवे विथड्रॉल साइन हो आवेगा अभी उल्टा साइन આવી जाएगा कॉन्स्टिपेशन तो डायरिया થઈ जाएगा पहले मतलब हार्ट रेट बढ़ी जाएगा ठीक है स्वेटिंग थवा लगी जाएगा निद्र नहीं आएगा केम कि पेलो सीडीटी होतो लेकिन आएगा इंसोम्निया थी जाएगा अपन पेन महसूस थवा जाएगी हाइपरएल्जेसिया ठीक है हाइपर वेंटिलेशन होने लग जाएगा रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेशन तो हाइपर वेंटिलेशन माइड्रियासिस होने लग जाएगा और क्या यूरिन फटाफट यूरिन निकलने लग जाएगा एक्सेसिव कपिंग होने लग जाएगी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर होने लग जाएगा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा बहुत सारे साइड इफेक्ट एक साथ आएंगे एंजाइटी होने लग जाएगी ड्रग की क्रेविंग होने लग जाएगी स्वेटिंग होने लग जाएगी एकदम घबरा जाएगा आदमी ओए और आँखें डायलेट हो जाएंगी अभी अदर ऑप्शन की बात करें अदर ओपियोइड्स की अभी आप मेन આપણે કથા ચાલુ થઈ ગઈ તો મિથાડોન અરે કયો ડોન મિથાડોન આ તો મિથાડોન है मिठाडोन નો करेंगे भाई
ऑपियोइड डी एडिक्शन करावेंगा फक्त मीठाडॉन जरे नीज तो ऑपियोइड लायक मीठाडॉन लायक मतलब मीठाडॉन म्हणजे ऑपियोइड डी एडिक्शन करावे આનાથી બેટર આપણા કને હે એક ડ્રગ હું મારે બતાડું પણ આ બી આપણે બેટર ડ્રગ है કેમ કે આ શું है कि लॉन्गर एक्टिंग અને अगर पहले આપણે પેલું લીધું ઇનપુટ મીથાડોન टकी सब्स्टिट्यूट કરી મીથાડોન છોડूंगा तो लंबा टाइम होती भले આપણે ऑपियोइड विड्रॉल सिम्टम आवेगा लेकिन लेस आवेगा कम वाला आवेगा कम लिमिट वाला आवेगा तो वादो એટલો आवेगा नहीं ऊपर से ऑपियोइड विड्रॉल बताया नहीं onset of action is slow. It is mainly used on opioid de-addiction therapy, methadone substitution therapy, tapered dose over 4 to 6 weeks, then stop methadone, भले opioid withdrawal symptom आवेंगे, then add opioid receptor antagonist naltrexone to prevent relapse. Relapse नहीं हो जाए, हाँ जी, फीचर्स का relapse नहीं हो जाए, ठीक है, उसके लिए naltrexone अपन ऐड कर देंगे. इसका relapse नहीं हुई कि opioid खाए तो भी अब असर नहीं करेगा. अगर बंदे ने मिथाडोन लेने के बाद भी छोड़ने के बाद भी अगर हीरोइन का डोज लिया तो रिलैप्स हो गया ना. बंदे को नैल्ट्रोक्सोन दे दो, अभी रिसेप्टर ही ब्लॉक है ना भैया जी, असर ही नहीं करेगा, सेंस नहीं बनेगा, उसको कंट्रोल करना ही है, इसलिए बता के करिए उसको. बिल्कुल NMDA एंटागोनिस्ट है, म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट है, यही तो इसका प्रॉपर्टी है. लॉन्ग एक्टिंग है, स्लो का एक्शन है इसका, ऐसे सारे. और मिथाडोन का क्या है कि भाई बहुत कम टाइम के लिए एनाल्जेसिया का एक्शन है, भले लॉन्ग एक्टिंग है, बहुत ज़्यादा देर तक ब्लड कंसंट्रेशन प्रेजेंट रहेगा, लेकिन एनाल्जेसिया एक्शन तो बहुत कम टाइम के लिए भाई. और मेटाबॉलिज्म इसका CYP 450 के बहुत सारे एंजाइम से होता है, तो ड्रग इंटरेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं भाई ऐसी के. पैथिडीन की बात करें तो एट्रोपिन का प्रोडक्ट है, तो एंटीकोलिनर्जिक तो एक्शन तो बनता है, और जो सेरोटोनिन सिंड्रोम भी कॉज कर सकता है, ठीक है. कौन? पैथिडीन. पैथिडीन के दो मेटाबोलाइट हैं, नॉरपैथिडीन जो कि एपिलेप्टोजेनिक, सीजरजेनिक, बोले न्यूरोटॉक्सिक एक तरह से, और एक मोनो एंड बाय मोनोऑक्सीडेज टू मीपेरिडीन. मीपेरिडीन इज एन एक्टिव कंपाउंड, हिंस पैथिडीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद माओ इनहिबिटर, क्योंकि अगर माओ इनहिबिटर दिया तो मीपेरिडीन नहीं बन पाएगा. मीपेरिडीन नहीं बनेगा तो આપણે નોરપેથિડીન વધારે બળી જાયગા, તો सीजरના ચાન્સીસ વધી જશે અગર માઓ ઇનહિબિટર આલ દંગા તો. અરે બાપ રે બાપ, અરે બાપ રે બાપ, બોલ 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 બોલ. जनरली सेरोटोनिन सिंड्रोमની भी बात આઈસ આપણે કરી શકાય. It is anticholinergic property increase. Pethidine is contraindicated in myocardial infarction. આ યાદ રાખવાનું કેમ કે હાર્ટ રેટ ઇન્ક્રીઝ કરે છે, हार्ट रेट इंक्रीज करता है इसलिए, क्योंकि पैर सिंपैथेटिक है, कोई सिंपैथेटिक है. बिल्कुल मेरे को नहीं पता लॉजिक इसका. सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, क्योंकि M2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी ना. एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटीज. इट इज लीस्ट ब्लड प्लेसेंटर बैरियर कॉसिंग, इसलिए लेबर पेन में इसको दिया जाता है प्रोडक्ट. जस्ट प्रेग्नेंट पेशेंट, लेबर में नहीं बोला हूँ, प्रेग्नेंट पेशेंट में. लेबर में तो टेपिंटाडोल, एजी ट्रेमाडोल है, वो दिन आ गया. पोस्ट एनेस्थीसिया से भी टर्मिनल कैंसर पेन में भी लॉन्ग एक्टिंग चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, दे दीजिए. अब जो है अपन ने बोला कि ऑपियोइड ठीक है कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं क्या, तो डायरिया के ट्रीटमेंट में उनको यूज़ कर सकते हैं. तो जैसे कि लोपेरामाइड, डाइफिनॉक्सिलेट, और उनको यूज़ कर सकते हैं कीमोथेरेपी इंड्यूस डायरिया में. हम इतना ही बोलेंगे. डाइफिनॉक्सिलेट को भाई एडिक्टिव पोटेंशियल है बहुत, तो उसका एक्शन ताकि डोज कम लगे अपने को तो एट्रोपिन के साथ ऐड करते हैं. सर्जिकल स्ट्राइक्स है, बिल्कुल 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 ठीक है. तो एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है मान लीजिए, ठीक है. तो एंटीकोलिनर्जिक मतलब एम रिसेप्टर एंटीकोलिनर्जिक में ये है कि यही अपना तो उल्टा. हाँ, तो एंटीकोलिनर्जिक का अर्थ ये है कि ये भी अपना जीआई के सिक्रीशन को रोकेगा. सिक्रीशन एंटी सिक्रीटरी है ना एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, तो इसके लिए अपने को डोज डाइफिनॉक्सिलेट का कम देना पड़ेगा, नहीं तो ये एडिक्टिव पोटेंशियल है, हाईली एब्यूसिव पोटेंशियल है डाइफिनॉक्सिलेट का. लोपेरामाइड भी ऐसा ही है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये सब इन्फेक्टिव डायरिया में कुछ काम नहीं है इनका. ठीक है. रेसिकाडोट्रिल, इट इज एंडोजिनस इनकेफेलिनेस इनहिबिटर है, एनाल्जेसिया का काम करेगा. सिक्रेटरी डायरिया में यूज़ कर सकते हैं. इनकेफेलिन को बढ़ाएगा, डिक्रीज करेगा मोटिलिटी, डिक्रीज करेगा सिक्रीशन, जीआई का कॉन्स्टिपेशन जैसे एक्शन करेगा. सिक्रेटरी डायरिया में रेसिडोट्रिल इनकेफेलेज इनहिबिटर को यूज़ किया जाता है. कोडीन इज अ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट
चिल्ड्रन मैंने बोला था लेस देन, लेकिन ये कफ में जनरली यूज होता है एडल्ट्स में, ठीक है। हाई पोटेंशियल है, इसके भी जो है अपन बताएंगे आपको। तो फॉलकोडिन, ऑक्सीकोडिन, हाइड्रोकोडिन, ये कोडिन जो है वो एक्टिव मेटाबोलाइट मॉर्फिन में बनता है, जब उसका जो है लिवर में होता है तो। और जैसे ऑक्सीकोडोन है तो वो ऑक्सीमॉर्फिन में बन जाएगा, हाइड्रोकोडोन है तो हाइड्रोमॉर्फिन में बन जाएगा। ये जो है सारे सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव हैं। कोडिन और मॉर्फिन आर नेचुरल, बाकी ये फॉलकोडिन, ऑक्सीकोडिन, हाइड्रोकोडिन, हाइड्रोमॉर्फोन, ऑक्सीमॉर्फोन ऑल आर सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव, और इनका हाई पोटेंशियल ऑफ एडिक्शन है। फॉलकोडिन इट इज डेरिवेटिव ऑफ कोडिन, नॉस्कापिन इट इनहिबिट्स द सिग्नल रिसेप्टर एट द मेडुलरी सेंटर, इट इज नॉन एडिक्टिव इन नेचर। अभी जो नॉस्कापिन और पेपेराविन है ये दोनों अलग अलग चीज़ है, बेंजोआइसोक्विनोलॉन्स हैं, ये भी पेपेवर सोमनिफेरम से नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं। और नॉस्कापिन का तो यही फीचर है कि वो मेडुलरी कफ सेंटर को रोकेगा, और पेपेवरविन का जो है वैसोडाइलेशन का फंक्शन है, ठीक है। डेक्स्ट्रोमिथाप्रेम की बात करें तो ये जो कोडिन जैसा ही काम है, एंटी ट्यूजिव प्रॉपर्टी, लेकिन कोडिन से बेटर फार्माकोकाइनेटिक एक्शन होने के कारण डेक्स्ट्रोमिथाप्रेम इज मोर प्रिफर्ड, ठीक है। नॉन एडिक्टिव पोटेंशियल के कारण उसका डज नॉट वर्क एट ऑपियोइड रिसेप्टर, इट इज एनएमडीए ब्लॉकर, ठीक है। एनएमडीए ब्लॉकर है, ऑपियोइड रिसेप्टर पे काम नहीं करेगा तो एडिक्टिव पोटेंशियल कहाँ से आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन एंटी ट्यूजिव प्रॉपर्टी को डेक्स्ट्रोमिथाप्रेम में भी है। अभी एलिफेंटानिल, फेंटानिल, सल्फेंटानिल, रेमिफेंटानिल हैं, तो एली न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिया, न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिया यूज के लिए काम लगते हैं जी। एलिफेंटानिल इज भाई कोई कैंसर, कोई एक्यूट पेन होगा ना तब बहुत काम है, ये आईवी में डाल दो ये न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिया, ठीक है उसमें। और क्रोनिक के लिए भी ट्रांसडर्मल पैचेस की फॉर्म में फेंटानिल इज अवेलेबल, लेकिन वो ओपियोइड नेव पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कभी जिसने ओपियोइड जीवन में लिए नहीं है। ये इतने हाई हैं कि भाई एडिक्ट्स के लिए काम के हैं, उनको ट्रांसडर्मल पैच आप डालिए बिल्कुल मज़ा आ जाएगा उनको, क्योंकि नॉर्मल वाला उनमें एडिक्ट्स में एक्ट करेगा नहीं, नॉर्मल वाला एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी देगा नहीं। तो ये वाले ज़्यादा जो पोटेंसी वाले ड्रग हैं वो डालने होंगे। एलिफेंटानिल इज 10 टाइम मोर पोटेंट, फेंटानिल इज 100 टाइम मोर पोटेंट, सल्फेंटानिल इज 1000 टाइम मोर पोटेंट। और भी कैरीफेंटानिल होता है वो, तो और भी मैं क्या बताऊं सर आपको, बिल्कुल सर आपको क्या बताऊं, इट इज 10,000 टाइम मोर पोटेंट। अभी इसमें रेमिफेंटानिल हो गया और एलिफेंटानिल, ये थोड़े कम पोटेंट हैं जी, मॉर्फिन से तो सब ज़्यादा पोटेंट है। तो फेंटानिल, सुफेंटानिल एंड कैरीफेंटानिल, ये सीक्वेंस हो गया। रेमिफेंटानिल, एलिफेंटानिल। रेमिफेंटानिल इज वेरी लेस पोटेंट, थोड़ा कम होता है, डे केयर में प्रेफर किया जाता है। वुडन चेस्ट सिंड्रोम एसोसिएटेड होते हैं मोस्ट कॉमनली फेंटानिल, वुडन चेस्ट ऐसी। इम्यून रिसेप्टर एगोनिस्ट मैकेनिज्म, ट्रेमाडोल, टेपिंडाडोल। ट्रामाडोल 10 टाइम लेस पोटेंट देन मॉर्फिन है, ये थोड़े कम वाले हैं भाई, की प्रॉपर्टी नहीं होती है, बहुत स्लो मॉडरेट माइल्ड पेन के लिए यूज होंगे। टेपिंडाडोल इम्यून रिसेप्टर एगोनिस्ट विद एनआरआई, इम्यून रिसेप्टर एगोनिस्ट विद एसएनआरआई, ये अदर मैकेनिज्म से इम्यून रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं, अदर रिसेप्टर्स, ठीक है। ये ट्रेमाडोल माँ तो पूरी संपूर्ण होती है, ट्रेमाडोल जैसे सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन रिसेप्टर। टपिंटा टपिन टपिन टप्पू, टप्पू तो अकेला नॉरएड्रेनालिन रिसेप्टर, ट्रेमाडोल और माइल्ड मॉडरेट न्यूरोपैथिक पेन, लेबर पेन में यही यूज हुए, मैंने बोला था पहले। एसएसआरआई, एमआरआई इनके साथ क्यों नहीं देते माओ इनहिबिटर, क्योंकि सेरोटोनिन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिल्कुल ये अपने को पता है ये चीज़ है कि नहीं। मिक्स्ड एक्टिंग ओपियोइड पार्शियल एगोनिस्ट, अभी मिक्स्ड, मैंने जो बोला था कि मिथाडोन से भी एक बढ़िया चीज़ है ब्यूप्रोपियोन, इस ब्यूप्रेनॉर्फिन है, ब्यूप्रेनॉर्फिन ओपियोइड डी एडिक्शन में। क्यों मैंने बोला था, क्योंकि इसका पहली बात तो सीलिंग इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इतना रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज नहीं करता, ठीक है। और जो है हाँ चाचे, दे आर म्यू रिसेप्टर पार्शियल एगोनिस्ट एंड कप्पा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है, ये म्यू रिसेप्टर के पार्शियल एगोनिस्ट और कप्पा रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो म्यू रिसेप्टर के पार्शियल एगोनिस्ट हैं
और कप्पा रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट हैं। अपना जो है ये फुल एगोनिस्ट की प्रेजेंस में दे विल एक्ट एज एंटागोनिस्ट, लेकिन अभी फुल एगोनिस्ट नहीं है। ऑपियोइड एडिक्शन थेरेपी में अगर अपने को देना है सो व्हाट विल दे वर्क लाइक कि ऑपियोइड एडिक्शन में ब्यूप्रोपियोन को क्या है, ब्यूप्रेनॉर्फिन को क्या है, मिथाडोन को ज़्यादा देर तक दैट वाज कॉजिंग ऑपियोइड विथड्रॉल सिम्पटम, भले लेवल उसका कम ही था। ब्यूप्रेनॉर्फिन का क्या है, ब्यूप्रेनॉर्फिन का क्या है कि वो कम ही लेवल कम और कम टाइम भी कम, लेवल भी कम, ऐसे सिम्टम कॉज करेगा। अगर नहीं अभी भी समझ में आया, लिपिनकॉट में ग्राफ है, देख लीजिए पड़ेगा, ठीक है, देखना हो तो वैसे ज़रूरत नहीं है। एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मिक्स्ड जो है तो अगर म्यू रिसेप्टर पे क्या है एंटागोनिस्ट और अल्फा रिसेप्टर और डेल्टा रिसेप्टर पे अगोनिस्ट है, ऐसे कौन से हैं तो इनमें है ब्यूटरफिनॉल, नेलब्यूफिन, पेंटाजोसिन, ठीक है। ब्यूटरफिनॉल नेजल स्प्रे यूज इन एक्यूट माइग्रेन, एक्यूट माइग्रेन में ब्यूटरफिनॉल यूज़ किया जाता है। नेलब्यूफिन, पेंटाजोसिन म्यू रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट और कप्पा रिसेप्टर के एगोनिस्ट, ठीक है। डेल्टा रिसेप्टर के एगोनिस्ट दे आर यूज्ड इन ऑब्स्ट्रक्टिव एनाल्जेसिया, मतलब लेबर पेन, बर्न रिलेटेड पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन एंड डी एडिक्शन थेरेपी में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत सारे भी प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं ये मॉर्फिन, ठीक है, ये कहीं दे मत देना। और जो है मैं आपको बताऊं तो ओपियोइड एंटागोनिस्ट जो हैं, ओपियोइड एंटागोनिस्ट में बताऊं हमारे थोड़े 2 मिनट एक दे कैन भी, ठीक है, बर्न रिलेटेड पेन इनमें। ओपियोइड एंटागोनिस्ट म्यू, कप्पा, डेल्टा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट नेलॉक्सोन, नेलट्रोक्सोन, नेलमिफिन, ठीक है। नेलॉक्सोन और नेलमिफिन आर जी सेम है, अल्टरनेटिव है नेलमिफिन कॉलेस्टेटिक प्लूराइटिस के लिए, ठीक है। यूजिंग कॉलेस्टेटिक प्लूराइटिस मतलब ईचिंग के लिए लॉन्ग होता है, दूसरा नेलमिफिन नेलॉक्सोन से, लेकिन नेलॉक्सोन इज द मेन ड्रग जो कि ऑपियोइड एडिक्शन में। और अगर किसी को ऑपियोइड एडिक्ट है तो अपन पता लगा सकते हैं, किसी नॉर्मल में दिया, जैसे मेरे में दिया, आई एम नॉट एट ऑपियोइड एडिक्ट, तो मेरे में जो है वो रिसेप्टर ब्लॉक करेगा, इट इज़ एंटागोनिस्ट, ठीक है, तो रिसेप्टर ब्लॉक करेगा, मेरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई ऑपियोइड एडिक्ट है, उसके वो रिसेप्टर ब्लॉक हुए तो तुरंत विड्रॉल सिम्टम उसमें आ जाएंगे, क्योंकि डिटेक्शन में, डायग्नोसिस में यूज़ हो सकता है। नेलॉक्सोन आईवी रूट के द्वारा दिया जाता है, एकदम फास्ट एक्टिंग ड्रग है। अभी नेलट्रोक्सोन इसकी भी अब लंबा फॉर्म का ड्रग है, तो ओरल ड्रग है उसका। और मिथाडोन सब्स्टिट्यूशन में भाई रिलैप्स को प्रिवेंट की, भाई बंदा वापस ड्रग ले लेगा, गलती से ले लिया हीरोइन उससे तो भी असर करेगा नहीं, तो अपनी मिथाडोन वाली थेरेपी सक्सेसफुल। नेलट्रोक्सोन की वजह से पेरिफेरली एक्टिंग म्यू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का क्या काम है, तो भाई ओपियोइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन जो हुआ था उसको जो है मिथाइल नेलट्रोक्सोन, एलवी मोपेन, नेल्डिमाइन, नेलॉक्सिफॉल, ऐसे जो ड्रग है, नेल्डिमेडिन, एल्वीमोपेन, नेल्डिमेडिन, एल्वीमोपेन, नेल्मिपेडिन, और ये जो ड्रग हैं डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, डू नॉट प्रेसिपिटेट विड्रॉल सिम्टम, सिर्फ पेरिफेरली काम करेंगे, सीएनएस पे काम ही नहीं करेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस ही नहीं करेंगे, तो ये जो जीआईटी पे इस तरफ वर्क करेंगे। बाकी नेलॉक्सोन वगैरह पूरा अपने क्रॉस करेंगे तभी तो जाके वर्क करेंगे, जो क्रॉस करेगा वो वर्क करेगा सीएनएस, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। सिंथेटिक सब्सटेंस फॉर एब्यूजिव पर्पसेस, डिजाइनर ड्रग 3 मिथाइल है, तो एमडीएमए, एक्सटेसी, जिस ट्रीटमेंट इज एम्फेटामाइन एनालॉग, ठीक है, ये जो लेते हैं चाइना वाइट बोलते हैं, सिंथेटिक फेंटानिल का एनालॉग है। मिथाइल फेनोल्फथाइड पैथिडीन का सब्स्टिट्यूट कैन इंड्यूस पार्किंसन, ये जो है अलग अलग ड्रग्स जो हैं लिए जाते हैं, ओके।